आज मैं बताऊंगा क्लास 12th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर। यह वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है, तो इस पर ध्यान दें। इसका चैप्टर फर्स्ट है हिस्ट्री का, ईंटें मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व था, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता था, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा संस्कृति थी। और हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। ये हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता के दो प्रसिद्ध केंद्र हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, यानी ऊपर भी बताया था। हड़प्पा सभ्यता का काल जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। और इस क्षेत्र में पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में आई, यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृति रह चुकी हैं और बाद में भी कई संस्कृति रह चुकी हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता इन सबसे अलग थी। आगे बताऊंगा कैसे किस तरह अलग थी। और इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को पृथक करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, यानी जो इससे पहले संस्कृति आई और इसके बाद जो संस्कृति आई इसको अलग रखने के लिए, हड़प्पा सभ्यता को अलग रखने के लिए इसको विकसित हड़प्पा संस्कृति कहा जाने लगा। और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी 1921-22 में हुई थी, और इसकी खोज दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल ने की। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। और हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत खुदाई में मिली इमारतें, मृद भांड, औजार, आभूषण, मूर्तियाँ, मोहरें इत्यादि हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें किन आधारों पर मिलती है, तो ये आधार हैं। खुदाई में मिली इमारतें मिली थी, मृद भांड मिले, औजार मिले, आभूषण मिले, मूर्तियाँ मिली, मोहरें मिली। इससे मालूम पड़ता है कि ये हड़प्पा सभ्यता थी, पहले कभी मौजूद थी। फिर अगला है, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थीं, दुर्ग तथा निचला शहर। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी दो भागों में विभाजित हो रखी थी, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग जो होता है, दुर्ग और निचला शहर अलग अलग थे। दुर्ग ऊंचाई पर था और निचला शहर नीचे था। ये दुर्ग निचले शहर के मुकाबले बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी इसमें बहुत खासियत थी। और निचला शहर काफ़ी बड़ा था, विशाल था। फिर है मोहनजोदड़ो, एक नियोजित शहरी केंद्र। यानी इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है मोहनजोदड़ो। ये एक शहर केंद्र था, इसमें बहुत खासियत थी। जैसे मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध परास्थल है, लेकिन सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है। यानी मोहनजोदड़ो काफ़ी है प्रसिद्ध, लेकिन सबसे पहले स्थल हड़प्पा खोजा गया था। और बस्ती को दो भागों में विभाजित है, एक छोटा परंतु ऊंचाई पर बनाया गया है, ये बात हो रही है दुर्ग की। और दूसरा कहीं ज़्यादा बड़ा परंतु नीचे बनाया गया है, यह है निचला शहर। बड़ा है लेकिन नीचे बनाया गया है, ये ऊपर बता चुका हूँ मैं। फिर विद्वानों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। आ गया ये दो नाम ऊपर, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों से बनी थी। दुर्ग की जो बनावट थी वो कच्चे ईंटें से बनाई गई थी, और दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। दुर्ग के चारों तरफ घेरा लगाया गया है, जिसका मतलब था कि इसे निचले शहर से पृथक किया गया है। यानी इसको अलग रखने के लिए इसके चारों तरफ बाउंड्री बना दी गई थी, निचले शहर से अलग रखने के लिए। फिर है निचला शहर भी
दीवार से घिरा हुआ था, निचले शहर को भी घेर रखा था दुर्ग से अलग रखने के लिए। इसके अलावा कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का काम करते हैं। कईयों को ऊंचा बनाया गया था ताकि मजबूती रहे। यही कारण है कि आज तक वो मौजूद हैं। वैसे जो हड़प्पा सभ्यता है अधिकतर पाकिस्तान के अंदर है, ये बता दूं जानकारी के लिए। और अधिकतर शहर जो इतना भी है सब कुछ पाकिस्तान में जा चुका है। पहले इधर था जब बंटवारा नहीं हुआ था देश का, तब बंटवारा होने के बाद उस तरफ सारा कट के उधर रह गया, पाकिस्तान में चला गया। फिर है नालों का निर्माण। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आता है हमेशा पेपर में। नालों का निर्माण हड़प्पा शहर के अंदर सड़कों तथा गलियों को करीब एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी कि बहुत ही विशिष्ट एकदम ग्रिड पद्धति में बिल्कुल सीधी नालियाँ थी घर से सटी हुई, जो आजकल भी नहीं हो पाती हर जगह कि पानी कहीं किसी का कहीं जाता है कहीं जाता है। ग्रिड पद्धति थी यानी समकोण पर काटती, यानी नालियाँ ऐसे थीं बिल्कुल एकदम सीधी। यहाँ मकान होया करते थे, पानी रुके ना इसीलिए बिल्कुल सीधी थी। और एक और ख़ासियत थी कि हौद बना रखा था नालियों के बीच बीच में घर के आगे आगे, ताकि गाद यहाँ पे जमा हो जाए और हर घर वाला अपनी गाद निकाले। ऐसा प्रतीत होता था कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके दोनों तरफ आवासों का निर्माण किया गया। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे पहले सब कुछ नियोजित किया गया था शहर बसाने से पहले, उसके बाद शहर बसाया गया। सब कुछ पहले तैयार किया गया था नक्शा। आजकल भी ऐसा नहीं हो पाता है, आजकल भी गांव शहर बसते चालू हो जाते हैं, बाद में उनका कुछ सोचा जाता है। फिर है गृह स्थापत्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी घर कैसे बनते थे उधर। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण पेश करता है। इसमें से बहुत से एक आंगन पर केंद्रित थे, यानी कि वहाँ पे जो घर बने हुए थे, अगर कोई घर के अंदर घुसता है तो सीधा घर के अंदर नहीं, पहले आंगन में जाता है वो, ताकि आता जाता कोई भी घर के अंदर नज़र न डाल सके। जिसके चारों तरफ कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। आंगन आगे करते थे ताकि कई काम हो सकें। और कई जगह दरवाजे बहुत बड़े विशाल पाए गए हैं। इससे मालूम पड़ता है कि जिसके पास रथ थे, बैलगाड़ी थी, वो घर उनके हो सकते हैं, ये माना गया है। फिर विशेष रूप से गर्म और शुष्क मौसम में ये खाना पकाने कटाई करने के काम आते थे। घर के जो आगे के क्या थे, आंगन।